जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे दोस्तों यूपीआई एंड इनकम टैक्स नोटिस। आपको पता होगा आजकल यूपीआई का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, चाहे वो फोन पे हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे क्रेडिट पे हो या किसी भी तरह की एप्लीकेशन हो। आजकल आपने चाहे 10 रुपए के गोलगप्पे खाने होते हैं तो भी आप बारकोड पूछते हैं कि भैया आपका बारकोड कहाँ है। तो क्या आप भी अननेसेसरी लेन देन तो नहीं कर रहे हैं? आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कब नोटिस भेज सकते हैं? दोस्तों ये वीडियो हम किसी भी तरह से डराने के लिए नहीं बनाते हैं, आपको रूल का पता होना बहुत जरूरी है ताकि इन फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों हम बताने वाले थे यूपीआई जो है इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये मोस्ट यूज्ड पेमेंट मेथड आ गया जब से नोटबंदी हुई थी, जब से आपका लॉकडाउन आया था दोस्तों, उसके बाद में आप फोन पे, गूगल पे वगैरह से यूज करते हैं और हर एक बैंक की आजकल तो अपनी खुद की यूपीआई आईडी आ चुकी है जिसके माध्यम से आप उनका भुगतान कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैश ट्रांजैक्शन एंड इनकम टैक्स नोटिस। हालांकि इसके ऊपर हमने डिटेल के अंदर एक वीडियो बना भी रखी है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे इसका डिस्कशन करना पड़ेगा। यूपीआई की लिमिट इनकम टैक्स नोटिस के लिए कितनी है, इसके बाद में यूपीआई की लिमिट अगर आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन करते हैं तो जीएसटी के लिए कितनी है, कब आपको यूपीआई लेन देन करने पर इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी, आपका जो टैक्स है दोस्तों वो कब देना पड़ेगा, कितने बैंक अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, एफडी अगर आप करवाते हैं तो कितने रुपए की एफडी करवाएं ताकि डिपार्टमेंट को परेशानी ना आए। इसके बाद दोस्तों क्रेडिट कार्ड, इन टॉपिक के ऊपर हमने डिटेल में काफी सारी वीडियोस एफडी के ऊपर, क्रेडिट कार्ड पर बना रखी है और लास्ट में हम कुछ सजेशंस आपको बताने वाले हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो इन फ्यूचर में आपको कोई टैक्स, कोई नोटिस नहीं आने वाला है। तो दोस्तों हम बात करने वाले थे रिपोर्टिंग, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एक अकाउंट के, हर एक खाते के अंदर आपका ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर पाता है। तो इन्होंने कुछ जो रिपोर्टिंग एंटिटी होती है, मान लीजिए एक बैंक है, अगर इसके अंदर आप अनाप शनाप लेन देन करते हैं तो बैंक वालों को बता दिया है कि आपको इस व्यक्ति की सूचना हमें देनी है। अगर ये व्यक्ति इतने से ज्यादा का लेन देन करता है, उसी तरह से यूपीआई की अलग अलग कंपनियां होती हैं, तो जो भी ये रिपोर्टिंग जाएगी दोस्तों ये एंटिटी वाइज जाएगी। मान लीजिए आप 4 बैंक में खाता खुलाते हो तो इन चारों बैंकों की अलग अलग लिमिट हो जाएगी और इनके हिसाब से ही उनको अपनी जो ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग देनी होती है। 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 हमारा ये जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, आपने सुनने भी में आया होगा दोस्तों, पैन कार्ड वाइज डेटा सारा का सारा जाता है और पेन 2.0 का नया प्रोजेक्ट आने वाला है। तो अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, हर एक चीज की अलग अलग लिमिट है, तो ये रिपोर्टिंग, वो रिपोर्टिंग एंटिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देंगे। इसके बाद में देखा जाएगा आपके काफी सारे यहाँ पे दोस्तों फैक्ट चेक्स होते हैं वो लगाए जाएंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कैश ट्रांजैक्शन और इनकम टैक्स नोटिस की। दोस्तों कैश का इस्तेमाल हर एक व्यक्ति करता है। अगर आप एक बैंक के अंदर, जो कि किसी भी तरह का बैंक हो सकता है, अगर वो सेविंग बैंक अकाउंट है और आपने नगद जमा करा दिया पूरे साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा का, तो दोस्तों ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस हैं जो कि बैंक को सूचना देनी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है ये पैसा आपके पास कहां से आया। अगर आप उसको प्रॉपर जस्टिफाई नहीं करते हो तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब दूसरी ट्रांजैक्शन भी दोस्तों कैश की है, ये कैश के विड्रॉल की है। अगर आप 10 लाख से ज्यादा का नगद निकाल लेते हो एक बैंक अकाउंट के अंदर, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट है, और ये रिपोर्ट भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चले जाने वाली है। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन करंट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक करंट अकाउंट में पूरे साल के अंदर आपने 50 लाख या उससे ज्यादा का कैश जमा करवाया है और वहीं पर अगर आप विड्रॉ भी कराते हैं दोस्तों तो ये सेम लिमिट 50 लाख रुपए है, तब भी ये सूचना वो बैंक वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देने वाले हैं। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा आता है यूपीआई लिमिट, ओनली यूपीआई लिमिट। दोस्तों अगर आप कैश के अंदर कोई भी लेन देन नहीं करते हो लेकिन आप यूपीआई अनाप शनाप डल्ले से यूज करते हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यूपीआई इज नॉट ए रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन। मतलब आज की तारीख में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी भी यूपीआई वालों को यह नहीं बोला है कि कोई व्यक्ति आपसे कितना लेन देन करता है तो हमें सूचना दें। बहुत सारी यूपीआई ऐप तो अब आपसे पैन कार्ड आपका मांगने लग गई है, लेकिन अभी भी बिना पैन कार्ड से बहुत सारी ऐप चल रही हैं। तो आज की तारीख में कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं जाती है, लेकिन पेन 2.0 आ रहा है दोस्तों। AIS TIS का डेटा अपडेट होता रहता है, तो आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आपके तरफ से किसी भी तरह का डेटा कभी भी शेयर किया जा सकता है। एक यूपीआई का नोटिस मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सर आप तो बोल रहे थे कि यूपीआई रिपोर्टेबल नहीं है, ये फिर कहां से आ गया? ये कई बार कुछ स्पेशल केस होते हैं, जैसे सेक्शन 133(6) हो गया, इसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले किसी को भी नोटिस भेज के कोई भी सूचना मांग सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये जीएसटी वालों ने एक नोटिस एक व्यक्ति को भेजा है और इस व्यक्ति का नाम, एड्रेस यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे लिखा है वेयर बेस्ड ऑन द रिपोर्ट
रिसीव्ड ऑन रोजर पे। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन किसी भी सर्विसेज का कोई आपका प्रोडक्ट बेचते हैं तो रोजर पे वगैरह से आपको पेमेंट लेनी पड़ती है, फोन पे से लेनी पड़ती है। तो ये बोलता है पेमेंट फॉर आउटवर्ड सप्लाई। तो दोस्तों आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि जीएसटी वालों ने इसको आउटवर्ड सप्लाई मान लिया है। ये बोलते हैं जितना भी पैसा आपके पास आया है आपकी ये सेल है। अब बात करें आईटीआर वालों की, इनकम टैक्स वालों की, अगर वो सारी की सारी अमाउंट को इनकम मान लेंगे तो दोस्तों हम कहां जाएंगे। तो इन्होंने लिखा है कि आपने 21-22 में, 22-23 में और 23-24 में, ये देखिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 40 लाख से ज्यादा की आपने यहां पे पैसे प्राप्त किए हैं। आपको पता होगा जिस व्यक्ति की पूरे साल में 40 लाख से ज्यादा की सेल होती है उसे जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। फिर ये बोलते हैं आपने एनालाइज शो किया है कि आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है अपना जीएसटी के अंदर, तो आपको अभी आप इसके सारे के सारे प्रावधानों के पालन कीजिए, हमें नोटिस का रिप्लाई दीजिए। तो फिर से मैं आपको यह बोलना चाह रहा था कि आज की तारीख में आपकी कोई भी यूपीआई की ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट इनकम टैक्स जीएसटी को नहीं जाती है, लेकिन फिर भी जीएसटी वालों ने ये नोटिस आपको भेज दिया बिना किसी रिपोर्टिंग उसके। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाती है तो मान लीजिए कि दोस्तों एक एक व्यक्ति के घर पे नोटिस आने वाला है। तो यूपीआई की लिमिट के बारे में बात करेंगे। जनरल ट्रांजैक्शंस हम बहुत सारे लोग करते हैं। अब आप पूछेंगे सर मुझे तो मेरे फादर ने मेरे को रेंट, हॉस्टल का रेंट दिया था, या मुझे तो सब्जी लेने के लिए पैसे दिए थे, या मुझे किसी ने कोई उधारे पैसे दिए हैं, मैंने मेरे फादर से गिफ्ट लिया है, या किसी भी तरह का मैंने पहले किसी का खर्चा किया था वो पैसा उसने वापस दिया है। तो दोस्तों इन तरह की ट्रांजैक्शंस में आपको कभी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि क्या होता है जब आप किसी भी ट्रांजैक्शंस को प्रूफ कर देते हो या उसका जस्टिफिकेशन दे देते हो या उसका सोर्स दे देते हो, चाहे आप अपने अकाउंट में 1 करोड़ रुपए का यूपीआई कर लो, अगर आप उसको बता पाते हो कि ये पैसा मेरे पास कहां से आया था, मैंने इसके ऊपर कोई भी टैक्स की चोरी नहीं करी है, मेरी कोई भी इनकम नहीं बनती थी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं यूपीआई का ट्रांजैक्शंस अगर एक बिजनेसमैन करता है। दोस्तों अगर आप एक दुकानदार हैं, हर दुकान के बाहर आपको यूपीआई का वो लगा होगा और वो बोलता भी है कि ₹10 रिसीव्ड देवी और सज्जनों। तो इस तरह से इफ ए शॉपकीपर और बिजनेसमैन, अगर आप एक दुकानदार हो और आप करंट अकाउंट यूज करते हो, दोस्तों अगर आपका बहुत ज्यादा लेन देन हो जाता है, नॉर्मली तो क्या होता है सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप बिजनेस का ये यूपीआई यूज करते हो तो आपके अगले दिन सारी की सारी अमाउंट एक ही बार सेटलमेंट में आती है, तो बढ़िया बात है। अगर आप करंट अकाउंट यूज करते हो, समटाइम दोस्तों बैंक वाले क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में ज्यादा लेन देन करने पर वो आपका अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं या आपका डेबिट होल्ड पर लगा देंगे, और इससे क्या होगा आप अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरह के झंझट से बचने के लिए आपको यूपीआई में कभी भी दुकानदार एक हो तो आपको अपना करंट अकाउंट यूज करना है। यूपीआई की लिमिट के बारे में बात कर रहे थे। अगर एक शॉपकीपर या बिजनेसमैन है और वो करंट अकाउंट यूज करता है और पेमेंट लेता है यूपीआई से और आपका साल खत्म हो जाता है, मैंने आपको बताया था 1/4/2025 से लेकर के 31/3/2026 ये हमारा साल है। जब साल खत्म हो जाएगा तो सरकार को चल करके बताना पड़ता है। आईटीआर का जो फॉर्म है ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है और आपको अपनी उसके अकॉर्डिंग भर देते हैं आईटीआर। आपने कोई भी टैक्स की चोरी नहीं करी है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है इनकम टैक्स के अंदर, अगर आप आईटीआर 4 अपनी भरते हो जिसके अंदर दोस्तों अगर आप अपनी पूरी की पूरी सेल का अगर आप उसको आईटीआर में दिखा देते हो कि मेरी इतनी सेल हुई थी और उसका अगर आपका अदर देन कैश के अंदर लेन देन हुआ है तो दोस्तों 6% आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप अपनी सेल का जो कि आपके अंदर अदर देन कैश में हो रही है, नॉर्मली क्या होता है कैश की सेल का सरकार बोलती है कम से कम 8% प्रॉफिट दिखाना है और अदर देन कैश के अंदर आपको कम से कम 6% दिखाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ले लेंगे और उसका 6% 6 लाख रुपए प्रॉफिट दिखा करके अपना पीछा छुड़वा लेंगे। ये दोस्तों 6% या एक्चुअल जो होता है दोनों में से जो हायर होता है वो आपको दिखाना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना से तो कुछ हो वही ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी यूपीआई की जो भी क्रेडिट होती है उसको आईटीआर 4 भर के जस्टिफाई कर सकते हैं अगर आपकी ये सेल या सर्विस होती है तो। इसके अलावा दोस्तों जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अभी मैंने आपको पीछे एक नोटिस दिखाया था। ऐसा ना हो कि आपको लेन देन के चक्कर में आईटीआर से तो इनकम टैक्स से तो आप बच जाओ लेकिन जीएसटी वाले आपको पकड़ लें। तो जीएसटी भी आपको उस लिमिट से कम रखना है और क्या जीएसटी की लिमिट है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यूपीआई हो चाहे किसी भी तरह का लेन देन हो, कैश में हो, इंटरनेट बैंकिंग में हो, अगर आप एक दुकानदार हो या बिजनेसमैन हो और आप सेल करते हो, सिर्फ और सिर्फ माल को बेचते हो, आप किसी तरह की सर्विस नहीं करते हो, तो दोस्तों 40 लाख रुपए एक साल में आपकी लिमिट होती है। अभी मैंने आपको नोटिस दिखाया था वो 41 लाख रुपए का था। मतलब 40 लाख रुपए तक की अगर आप अपने अकाउंट में क्रेडिट लेते हो यूपीआई से तो आपको जीएसटी वाले परेशान नहीं करेंगे। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे कि मैं एक सीए हूं या एक आर्किटेक्ट है, एक इंजीनियर है, इस तरह का कोई भी व्यक्ति माल नहीं बेचता है, सर्विस देता है, उसके लिए 20 लाख रुपए। और बहुत सारे स्टेट में दोस्तों जो छोटे छोटे स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, वहां पे उनकी सेल 20 लाख की जगह 10 लाख है और ये सर्विस है
ये 20 लाख की जगह 10 लाख है और सेल 40 लाख की जगह 20 लाख रुपए है, तो आपको तभी जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपके ऊपर लागू नहीं होता है। तो यूपीआई के जो ट्रांजैक्शंस आप करेंगे, अगर दोस्तों आप यूपीआई की पेमेंट लेते हैं या पेमेंट किसी को देते हैं और ये आपकी सेल है, तो आपको जीएसटी का ध्यान रखना है और उसका रिकॉर्ड रखना है। अगर आपकी सर्विस है तो जीएसटी का ध्यान देना है। अगर आपने किसी से पैसे उधारे लिए थे, कई बार हो जाता है हम किसी से यूपीआई उधारे लेते हैं या अपने उधार किसी को देते हैं, तो इन दोनों में ही केस में आपको अपना जो व्यू है हर एक ट्रांजैक्शंस का वो क्लियर रखना है। आपके मदर ने, आपके फादर ने, दादा दादी ने आपको कोई भी पैसा दिया, वो आप गिफ्ट के तौर पर दिखा सकते हो। इसके अलावा कोई दोस्त देता है, वैसा कोई दोस्त मैंने नहीं देखा दोस्तों, वो 50,000 रुपए तक उसका भी माफ होता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, आपने कोई शेयर मार्केट में बेचा, इस तरह से अगर आपके सारे के सारे रिकॉर्ड आपके पास, ट्रांजेक्शन्स आपके पास है, आप आईटीआर भरते हो, रिकॉर्ड आपके लिमिट से कम ट्रांजैक्शंस करते हो, तो कोई टेंशन वाली बात दोस्तों नहीं है। कितनी यूपीआई की लेनदेन करने पर आपको आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी। दोस्तों आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी होती है अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 तरह की इनकम होती है। एक होती है सैलरी की इनकम, एक होती है रेंट की इनकम, एक कैपिटल गेन मकान वगैरह बेचा या शेयर मार्केट में बेचा, एक पीजीबीपी बिजनेस होती है, और जो इन चारों में नहीं आती है ये अदर सोर्स में होती है जैसे कि रेंट वगैरह। तो अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा चली गई है, अभी जो साल खत्म हुआ था 31 मार्च 2025, तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। और दोस्तों अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा चली जाती है अगले साल के लिए, तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। अगर आपकी यूपीआई से जो भी इनकम होती है वो 7 लाख रुपए तक होती है, तो टैक्स आपका 0 हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। और वहीं पर दोस्तों अगर आप 12 लाख रुपए तक की भी इनकम कमाते हो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, तो एक भी रुपए टैक्स आपको नहीं देना है। तो आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए कोई टैक्स नहीं देना है। आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी की लिमिट मैंने बता दी, 3 लाख रुपए इस साल के लिए, 4 लाख रुपए अगले साल के लिए, 7 लाख रुपए इनकम इस साल माफ है और 12 लाख रुपए इनकम अगले साल माफ है। अगर आप सरकार को बताएं तो सही कि मेरी इतनी इनकम हुई है, मेरा इतना ट्रांजैक्शन हुआ है। बहुत सारे लोग दोस्तों कमीशन के चक्कर में पैसा लिया, पैसा दिया, कोई वॉलेट में ऐड कर लिया, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया, कोई बिजली का बिल भर दिया, इस तरह का काम करते हैं। तो पेमेंट और दूसरों के बिहाफ पे अगर आप देते हो तो आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा दोस्तों, अननेसेसरी यूपीआई का लेन देन ना करें। क्योंकि आपने यूपीआई से दिया, कैश लिया, कैश दिया, यूपीआई दिया, तो हर एक ट्रांजेक्शन का आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ये पैसा किससे आया था, किससे गया था, और इन ट्रांजेक्शन से जो भी इनकम होगी वो आपको आईटीआर में दिखानी है। आईटीआर भर देते हो दोस्तों। एक व्यक्ति ने 1,56,00,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल भरा था, लेकिन उसके पास प्रूफ थे तो उसको जस्टिफाई कर पाया, तो इस तरह से उसको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। करंट अकाउंट के अंदर दोस्तों अगर आपका जीएसटी नंबर आपको लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं यूपीआई का लेन देन करने के लिए करंट अकाउंट ओपन कराते हैं और करंट अकाउंट ओपन कराने के लिए जीएसटी नंबर ले लेते हैं। जीएसटी नंबर लेने के बाद आपके सारी की सारी विधि विधान से सारे के सारे आपको रिटर्न्स भरनी पड़ेगी, टैक्स भरनी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, एमएसएमई यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन, राजस्थान में संस्था आधार नंबर, फूड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, शॉप एक्ट, कोई भी तरह का लाइसेंस है, सर्टिफिकेट है, और आप इसके आधार पर अपनी फर्म का करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर फिर भी नहीं खुलवा पा रहे हैं तो इंडिविजुअल करंट अकाउंट आप अपने नाम से भी खुलवा सकते हैं। जैसे आपका नाम सुमित शर्मा है तो इस नाम से भी करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप अपना लेन देन जीएसटी की लिमिट से कम तक का कर सकते हैं। कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट आप रख सकते हैं दोस्तों, आरबीआई के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर कोई भी मैक्सिमम बैंक अकाउंट यहाँ पे नहीं बताए गए हैं। हमने सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना रखी है जिसपे 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख लोगों ने उसको देखा है। तो आपने अगर तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसमें हमने डिटेल में बता रखा है। लेकिन हर बैंक में आपको मिनिमम बैलेंस चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे, उनको मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप अच्छे से अगर उसको मेंटेन कर पाते हैं तो एक गवर्नमेंट बैंक और एक प्राइवेट बैंक भी आपके लिए सफिशिएंट हो सकता है। मल्टीपल बैंक अकाउंट दोस्तों क्या बेनिफिट होंगे, अगर आप 5 अकाउंट, 10 अकाउंट, 15 अकाउंट तक रखते हैं तो आपकी एक अकाउंट में डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। कई बार क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है किसी बैंक का, तो आप उसकी जगह दूसरा बैंक यूज कर सकते हो। डिफरेंट ऑफर टाइम टू टाइम, अलग अलग बैंक वाले अलग अलग ऑफर देते रहते हैं। अकाउंट आपका हैक हो गया दोस्तों, अगर आपको फ्रॉड हो गया तो एक बैंक का ही पैसा उड़ेगा, बाकी तो फिर भी पड़ा रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों आप एफडी या किसी और तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो DICGC एक संस्था होती है जो 5 लाख रुपए पर बैंक का प्रदान करती है सिक्योरिटी। अगर आपके पास 20 लाख रुपए पड़े थे, एक ही बैंक में थे, वो बैंक डूब गया तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आपने ये 5 लाख रुपए 4 बैंकों में करवाए तो ये 20 लाख रुपए सारा का सारा आपका पैसा सेफ रहने वाला है। अलग अलग बैंक अकाउंट खुलवाने के कुछ नुकसान भी होते हैं, मैंने आपको बताया था। इनके चार्जेस होते हैं, बैंक चार्जेस, मिनिमम बैलेंस चार्जेस, ATM चार्जेस, SMS चार्जेस, कैश हैंडलिंग चार्जेस। आपको हर एक अकाउंट को
ट्रैक करना भी संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जब ITR भरेंगे तो हर एक अकाउंट का क्रेडिट साइड जोड़ना, उनको मेंटेन करना, और ITR के अंदर तो आपको हर एक अकाउंट की डिटेल भी देनी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट। सबसे बढ़िया, सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट का टूल है, नंबर 1 इन्वेस्टमेंट का टूल है। FD हर घर के में एक शान होती है और हर घर में आपको मिल भी जाएगी, लेकिन अगर आपने FD का ब्याज कमाया 50,000 रुपए से ज्यादा, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा, तो 10% का TDS आपका काट लिया जाएगा। हालांकि ये TDS काटने से बचना चाहते हैं तो फॉर्म 15G 60 साल से ऊपर वाले फॉर्म 15H टाइम से दे दें ताकि आपका TDS ना काटा जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि इंटरेस्ट तो फिर भी आपको ITR में दिखाना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम इतनी नहीं थी, आपको टैक्स लगे और आपने अपना TDS कटवा लिया है, तो दोस्तों आपकी इनकम 7 लाख से कम है इस साल के लिए और 12 लाख से कम है अगले साल के लिए, तो ITR भरने के बाद आप अपने TDS का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों FD करवाने पर भी क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, क्योंकि जब भी आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक बैंक के अंदर एक पैन कार्ड से 10 लाख से ज्यादा की आप FD कराते हैं, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये बैंक रिपोर्टिंग एंटिटी है और ये उस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे देगी कि इस व्यक्ति ने इतने रुपए की FD कराई है। फिर आपकी ITR का रोल आ जाएगा। अगर आपने अच्छे से ITR भर रखी है और वो पैसा आपका जस्टिफाई हो रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आपने कैश में FD करानी है तो उसको 2 लाख रुपए से कम की ही रखनी है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी आजकल कैशबैक के लिए, रिवॉर्ड के लिए, एयरपोर्ट लॉन्च के लिए किया जाता है। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक क्रेडिट कार्ड से, एक पैन कार्ड से 10 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड का बिल भर देते हो तो डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि आपने ये बिल भरा था, इसका पैसा आपके पास कहां से आया था। अगर आप कैश में करना चाहते हो तो 1 लाख से ज्यादा का 1 साल के अंदर क्रेडिट कार्ड का बिल ना भरें। ITR का क्या रोल है दोस्तों, हर एक केस में, चाहे आप UPI कर रहे हो, चाहे आप कैश कर रहे हो, चाहे आप FD करा रहे हो, चाहे आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपकी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस अगर लिमिट से क्रॉस हो जाती है, लेकिन आपने ITR बढ़िया से भर दी है, एक अच्छे CA से, टैक्स प्रोफेशनल से भरवाई है, अगर आपका कोई पर्सनल CA नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको बहुत बढ़िया तरीके से गाइड किया जाएगा। हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो दोस्तों किसी भी तरह का नोटिस नहीं आएगा। बड़े बड़े लाखों करोड़ों के लेन देन भी अगर आप ITR ढंग से भर देते हो तो आपकी टेंशन फ्री हो जाती है। और इन केस के अंदर अगर आपकी लिमिट ट्रांजेक्शन्स क्रॉस हो रही है और आप उस ITR को नहीं भर पाते हो तो दोस्तों 101% आपको नोटिस आने वाला है। मैं आपको फिर बता दूं, हम वीडियो को डराने के लिए नहीं बताते हैं, आपको रूल का पता होना जरूरी है। इनकम टैक्स का सेक्शन 148 बहुत ही खतरनाक सेक्शन है। ये देखिए 148 कहता है नॉन फाइलिंग का नोटिस हम भेजेंगे आपको साल खत्म होने के 4 साल तक, अगर आपका लेन देन 50 लाख तक है, और 6 साल तक अगर आपका लेन देन 50 लाख से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल 31/3/25 में अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शंस किया था 50 लाख से कम वाला, तो 31/3/2029 तक आपको नोटिस भेज के पूछा जा सकता है कि आपने रिटर्न क्यों नहीं भरी थी। अगर वहीं पर ट्रांजैक्शन 50 लाख से ज्यादा है तो 31/3/31 तक आपको ये नोटिस आ सकता है। डिपार्टमेंट आपको दोस्तों चांस फिर भी देगा कि आप अपना जो ट्रांजैक्शन को जस्टिफाई कर दीजिए। अगर आप उसको जस्टिफाई कर देते हो, मैंने कोई टैक्स की चोरी नहीं करी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था 1,56,00,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल भरा था और ITR नहीं भरी थी। डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं ये आपकी सारी की सारी इनकम मानेंगे हम, लेकिन हमने फाइट किया, उनको समझाया कि हमारी ये इनकम नहीं थी। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो फिर सारी की सारी अमाउंट को इनकम माना जा सकता है, उस पर हैवी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी लगाई जा सकती है। सेक्शन 133(6) इतना खतरनाक हथियार दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, ये उनको पावर देता है कि कुछ भी, एनीथिंग, एनी ट्रांजैक्शंस, एनीथिंग, किसी से भी, मान लीजिए ये बैंक को लेटर लिख के देते हैं, ये UPI को लेटर लिख के देते हैं। इसके अलावा अगर आपने क्रिप्टो करेंसी वालों को लेटर लिख के दिया, किसी कंपनी को लेटर लिख के दिया, किसी भी पर्सन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले लेटर लिख सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि ये व्यक्ति ने इतने रुपए का लेन देन आपसे किया, इसका ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड हमें दीजिए। तो आप क्या करें दोस्तों, ऑफिसर तो लिमिटेड हो चुके हैं लेकिन सारा का सारा फेसलेस हो चुका है। कोई भी नोटिस आएगा वो ऑनलाइन आएगा, ऑनलाइन ही आपको उसको रिप्लाई देना है। तो ये कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों उस ऑफिसर को समझाना, उसको बताना कि मेरी ऐसी सिचुएशन थी, मैंने ये इनकम, अपनी इनकम नहीं है, मैंने ट्रांजैक्शंस में इनकम की चोरी नहीं करी है। लेकिन आप अगर सारे के सारे रिकॉर्ड रखेंगे, आप अननेसेसरी लेन देन नहीं करेंगे, अपना AIS, TIS और 26S जो कि 31 मई तक अपडेट होता है, तो जून और जुलाई
के अंदर एक बार आप जरूर चेक कर लें, आप अपनी ITR उसके हिसाब से भरें, करंट अकाउंट यूज करें। इसके अलावा दोस्तों और भी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लीजिए आपने कोई ऐसा बिजली का बिल भरना है, तो आपके पास कोई लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर में कोई आपको पूछे तो आप बता तो सकें कि हम किस ब्याह पे ये लेन देन कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो अनाप शनाप UPI का लेन देन करते रहते हैं। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।